To buy these notes, all you have to do is join our Telegram channel. The link is right there in the description. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटोर साथी। आज हम एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डीप डाइव करेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड कंजर्वेशन। ये एरिया यूपीएससी एग्जाम के लिए आपसे हाई यील्ड एक्सपेक्ट करता है। तो चलिए उन सभी की स्पीशीज, कॉन्सेप्ट्स और प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स को आसान भाषा में समझते हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे डुगोंग से, जिसे सी काऊ भी कहते हैं। फिर हम उन मरीन प्लांट इकोसिस्टम्स को समझेंगे जिन पर ये निर्भर हैं। इसके बाद हम इंडिया के यूनिक क्रोकोडाइलियंस को कंपेयर करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले लीगल फ्रेमवर्क को देखेंगे और आखिर में मरीन और फ्रेश वाटर टर्टल्स के सामने जो चैलेंजेस हैं उन पर एक क्लोज लुक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डुगोंग की। आप शायद इसे सी काऊ या समुद्री गाय के नाम से जानते होंगे, या फिर एक और खूबसूरत नाम से गार्डनर्स ऑफ द सी। यह स्पीशीज अभी स्पॉटलाइट में है क्योंकि हाल ही में इंडिया ने पल्क बे में अपना पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश किया है, और इस वजह से आने वाले एग्जाम्स के लिए ये एक हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक बन जाता है। ओके, तो चलिए इस अजीब और शांत जीव के की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये एक मरीन मैमल है, यानी एक समुद्री स्तनधारी जीव। इसका मतलब ये है कि रहता तो पूरी जिंदगी पानी में है, लेकिन व्हेल्स और डॉल्फिन्स की तरह इसे सांस लेने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर पानी की सतह पर आना पड़ता है। ये एक स्ट्रिक्ट हर्बिवोर है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सी ग्रास या समुद्री घास खाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक डुगोंग दिन में 30 किलोग्राम तक सी ग्रास खा सकता है। इसके सर्वाइवल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इसका बहुत स्लो रिप्रोडक्शन रेट, जो इसकी पॉपुलेशन को किसी भी खतरे के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल बना देता है। अब इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिए, ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स का खजाना है। आपको इसके इंडिया में स्पेसिफिक हैबिटेट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। गल्फ ऑफ मन्नार, पल्क बे, द गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और सबसे ज़रूरी, इसका कॉन्जर्वेशन स्टेटस। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल आई में रखा गया है। शेड्यूल आई का स्टेटस किसी भी जीव को देश में हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की लीगल प्रोटेक्शन देता है। तो इसे गार्डनर्स ऑफ द सी, यानी समुद्र का माली, क्यों कहते हैं? ये नाम इसके इकोलॉजिकल रोल को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इनकी ग्रेजिंग सीग्रास के मैदानों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये पुरानी सीग्रास को खाते हैं तो ये असल में नई घास को उगने में मदद करते हैं और समुद्र की सतह को ढकने से बचाते हैं। इनके इस ग्रेजिंग पैटर्न से एक हेल्दी, बायोडाइवर्स और रिजिलियंट इकोसिस्टम बना रहता है। तो अब ये सवाल उठता है, अगर डुगोंग्स सीग्रास पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है तो आखिर ये सीग्रास इकोसिस्टम्स होते क्या है? उनका सर्वाइवल सीधे तौर पर उनके हैबिटेट की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और यही सवाल हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है। चलिए अब इन ज़रूरी मरीन प्लांट इकोसिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम दो की टाइप्स पर फोकस करेंगे, सीग्रास और सीवीड। इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कई कोस्टल मरीन एनवायरनमेंट्स में बायोडाइवर्सिटी की नींव रखते हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। सी ग्रास एक असली फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं, बिल्कुल उन पौधों की तरह जो आप जमीन पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीवीड कोई प्लांट नहीं है, ये एक तरह की मैक्रोएल्गी या शैवाल है। ये नॉन फ्लावरिंग होती है और आमतौर पर पत्थरों या किसी दूसरी सख्त सतह से चिपकी रहती है। इस फंडामेंटल बायोलॉजिकल डिफरेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्लाइड दिखाती है कि सी ग्रास इकोसिस्टम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें अक्सर लंग्स ऑफ द सी या समुद्र के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक पावरफुल कार्बन सिंक भी हैं, लेकिन शायद इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एक इकोसिस्टम इंजीनियर का। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम आंसर्स के लिए बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि ये एक्टिवली अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को शेप करते हैं, कॉम्प्लेक्स 3D हैबिटेट्स बनाते हैं जो अनगिनत दूसरी स्पीशीज के लिए नर्सरी और घर का काम करते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, इंडिया के क्रोकोडाइलियंस। इंडिया दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां क्रोकोडाइलियंस की 3 अलग-अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। इनके बीच के डिफरेंसेस को समझना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम टॉपिक है। चलिए इस कंपैरिजन को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले घड़ियाल। इसकी पहचान इसके लंबे, पतले मुंह से होती है, जो मछली खाने के लिए एक एडेप्टेशन है।
इसका मुख्य घर चंबल रिवर है और इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरे में। अगला है मगर, जिसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी कहते हैं, और इसका स्टेटस वल्नरेबल है। आखिर में आता है विशाल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इंडिया में इसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में मिलती है और इसका ग्लोबल स्टेटस फिलहाल लीस्ट कंसर्न है। अब जब हमने कई थ्रेटन्ड स्पीसीज की बात कर ली है, तो ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। और इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी NBWL। इस स्लाइड में जो फैक्ट्स हैं वो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। NBWL को 2003 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ सबसे क्रिटिकल फैक्ट है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मुख्य काम है गवर्नमेंट को कंजर्वेशन पॉलिसी पर सलाह देना और उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना जो प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब अपना फोकस इंडिया के मरीन टर्टल्स यानी समुद्री कछुओं पर शिफ्ट करते हैं। इंडिया के कोस्टल वाटर्स में 5 अलग अलग प्रकार के समुद्री कछुए पाए जाते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 5 स्पीशीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्टेड हैं, जिससे उन्हें हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री की लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। अब इनके IUCN स्टेटसेस को देखते हैं क्योंकि डिटेल्स मैटर करती हैं। फेमस ऑलिव रिडली टर्टल वल्नरेबल कैटेगरी में है, लेकिन जिन 2 स्पीशीज को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, हॉक्सबिल टर्टल और केम्प्स रेडली टर्टल। एग्जाम्स अक्सर सबसे ज्यादा खतरे वाली स्पीशीज पर फोकस करते हैं, इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडली टर्टल से जुड़ा एक बहुत ही यूनिक फिनोमिनन है जिसे अरेबादा कहते हैं। ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब है अराइवल। ये एक सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग इवेंट होता है जिसमें हजारों फीमेल टर्टल्स एक साथ एक ही समय पर अपने अंडे देने के लिए किनारे पर आती हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। इंडिया में इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स ओडिशा में हैं, गहिरमथा मरीन सैंक्चुरी और ऋषिकुलिया रुकरी। इन दोनों नामों को याद रखिएगा। समुद्री कछुओं में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल ट्रेट होता है जिसे टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन या TSD कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे का सेक्स जेनेटिक्स से नहीं बल्कि अंडे सेकने के दौरान रेत के तापमान से तय होता है। ठंडा तापमान यानी लगभग 28 डिग्री से कम मेल्स पैदा करता है और गर्म तापमान यानी 30 डिग्री से ऊपर फीमेल्स पैदा करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लाइमेट चेंज से जोड़िए। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये गंभीर खतरा है कि घोंसलों से सिर्फ फीमेल्स ही निकलेंगी, जिससे फ्यूचर में पॉपुलेशन कोलैप्स हो सकती है। चलिए इंडिया में टर्टल कंजर्वेशन के लिए जो की इनिशिएटिव्स हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। पहला है ऑपरेशन ओलिविया, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक सालाना मिशन है जिसके तहत वो उड़ीसा तट पर ऑलिव रिडली टर्टल्स को उनके नेस्टिंग सीजन में प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, जो 2021 से 2026 तक का एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 साल का प्लान है। और आखिर में कुरमा ऐप, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो आम नागरिकों को टर्टल्स को स्पॉट करने, रिपोर्ट करने और कंजर्वेशन एफर्ट्स में मदद करने की सुविधा देता है। मरीन टर्टल्स के बाद अब हमारा फोकस है इंडिया के फ्रेश वाटर टर्टल्स पर। इंडिया इनकी डाइवर्सिटी के लिए एक हॉटस्पॉट है। यहाँ लगभग 29 अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं, लेकिन इनके सामने अलग तरह के खतरे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पेट मार्केट के लिए और इनके मांस के लिए। यहाँ हमें कंजर्वेशन चैलेंज के 2 पहलुओं को समझना होगा। एक तरफ हमारी हाईली थ्रेटन्ड नेटिव स्पीशीज हैं, जैसे कि रेड क्राउन रूफ टर्टल और ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल, दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और दूसरे तरफ हमें एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज से एक बड़े खतरे का सामना है, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। याद रखिएगा, इन्वेसिव स्पीशीज एक ऐसा गैर स्थानीय जीव होता है जो नए एनवायरनमेंट में आकर वहाँ के इकोलॉजी या इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाता है। देखिए, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल के साथ पैराडॉक्स ये है कि इसका ग्लोबल IUCN स्टेटस तो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इंडिया में ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल खतरा है। इसकी कहानी आम है। लोग इन्हें छोटा और सुंदर देखकर पालतू जानवर के रूप में खरीद लेते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है तो लोग उन्हें आसपास की नदियों और तालाबों में छोड़ देते हैं। जंगल में ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और हमारे देसी कछुओं को भोजन और जगह के लिए आउटकम्पीट करते हैं, जिससे हमारी पहले से ही कमज़ोर पॉपुलेशंस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है।
चलिए तो एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज में याद रखें डुगोंग, मगर और ऑलिव रिडली। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में घड़ियाल, हॉक्सबिल और रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए जैसे इकोसिस्टम इंजीनियर्स, आरेबादा और टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने जाना कि एनबीडब्ल्यू के चेयरमैन पीएम होते हैं और हमने इन्वेजिव रेड ईयर्ड स्लाइडर से होने वाले बड़े खतरे को भी हाईलाइट किया। और इन सब के बाद मैं आपके लिए एक ज़रूरी सवाल छोड़ रहा हूँ, एक ऐसा सवाल जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप ज़रूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इन नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के कंजर्वेशन के बीच सही बैलेंस कैसे स्थापित करेंगे? ये एक जटिल चुनौती है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए एक पोटेंशियल ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है। इस एक्सप्लेनर के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन ने इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए क्लियर कर दिया होगा और आपकी तैयारी में मदद करेगा। कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। धन्यवाद।